धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। सीधे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर लखनऊ की सीबीआई कोर्ट से हमारे पास आ रही है। सबसे पहले समझ लीजिए कि सीबीआई कोर्ट है क्या। 6 दिसंबर 1952 को दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। अब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले में फैसला सुनाया है कि वहाँ मस्जिद ज़रूर थी, लेकिन अब वो तोड़ने के बाद ज़मीन मस्जिद वालों को नहीं दी जाएगी, मंदिर वालों को ज़मीन दे दी जाएगी। वहाँ पे मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन उसका एक मुकदमा जो है वो चल रहा है लखनऊ की सीबीआई अदालत में, जहां के जज हैं एसके यादव, जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अगस्त तक इस पूरे मामले की सुनवाई कंप्लीट करनी है। तो आजकल इसमें क्या चल रहा है, जो इसमें मुख्य आरोपी हैं जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह समेत 32 लोग हैं, उनके बयान दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया पिछले 2 दिनों के दौरान। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। 1000 सवाल वहाँ पे तैयार किए गए हैं जो इन आरोपियों से पूछे जा रहे हैं। पहले दिन विजय बहादुर सिंह नाम के आरोपी का ही बयान दर्ज किया जा सका, उन्हीं से सवालात किया जा सके। दूसरे दिन गांधी यादव नाम के एक शख्स जो आरोपी है उससे का ही बयान दर्ज किया जा सका, जबकि अदालत में और भी बहुत सारे लोग पहुँचे। विजय बहादुर सिंह के अलावा जो है विनय कटियार वहाँ पे खुद पहुँचे, इसी तरीके से पवन पांडे पहुँचे और इसी तरीके से संतोष दुबे पहुँचे, और जैसा मैंने बताया गांधी यादव भी पहुँचे, उनका अगले दिन हुआ। उसके अलावा डॉक्टर जो है राम विलास वेदांती बीजेपी के सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें इनकी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो 26 मुख्य आरोपी हैं उनमें से कुछ ने कहा साहब हमें हाज़िरी माफ़ी की अर्जी दे रहे हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। कोर्ट ने भी मान लिया भैया बयान तो दर्ज होंगे नहीं, यहाँ खड़ा होकर मेरा मुंह देख के क्या करेगा भाई। कोर्ट तो सामने एक को बुला रही है, 1 से 1000 सवाल पूछ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, क्या इसका टाइम एक बार फिर बढ़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया है कि 31 अगस्त तक इस मामले में फैसला सुनाया जाए, वो क्या होगा। और एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या अब इस फैसले के कोई मायने रह जाएंगे और क्या ये फैसला उस तरीके से आएगा, क्योंकि जब अब वहाँ मस्जिद की जगह पे मंदिर बन ही चुका है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। सुनंदा पुष्कर को आप लोग जानते होंगे। उनकी मौत के मामले में उनके पति शशि थरूर पर हत्या का केस दर्ज कर रखा है। वो जमानत पे फिलहाल रिहा हैं। कांग्रेस के वो सांसद हैं, जाने माने नेता हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है, उनको पढ़ा जाता है। बहुत अच्छा लिखते हैं। इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं उनके कि आप ढूंढते जाएंगे डिक्शनरी में भी उनके आपको अर्थ नहीं मिल पाएंगे। अब वो पहुंचे हैं हाई कोर्ट। क्यों पहुंचे हैं वो थोड़ा दिलचस्प है, थोड़ा समझ लीजिए। उनका कहना है कि 2014 में मेरी पत्नी की मौत से पहले उनके जो ट्वीट्स हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं या उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको सुरक्षित कराया जाए, यानी कि उसका जो है पूरा का पूरा बैकअप डाटा जो है उसको संभाल के रखा जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल की है। इनका आरोप है कि निचली अदालत यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट, जहां से मैं ज़मानत पे रिहा हूँ, वहाँ इस मामले की सुनवाई चल रही है। मैं वहाँ बार बार पुलिस से कह रहा हूँ कि सुनंदा पुष्कर का ट्विटर अकाउंट और उसके ट्वीट्स यहाँ कोर्ट में पेश किए जाएं, लेकिन पुलिस वहाँ पेश नहीं कर रही है। इसलिए मैं अब हाई कोर्ट पहुँचा हूँ। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे दिल्ली पुलिस को या निचली अदालत को डायरेक्शन दे, और निचली अदालत जो है वो उन सब ट्विटर अकाउंट्स को और ट्वीट्स को जो है वो सुरक्षित करा दे। इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी, उसमें दिल्ली पुलिस जाके अपना क्या पक्ष रखेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि इसमें जल्द ही 8 जून को सुनवाई हो सकती है। गंगा में गंदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 8 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आपको पता है मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, अब हम यूं कर देंगे, गंगा यूं साफ़ हो जाएगी, गंगा वूँ साफ़ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे आंदोलनकारी जान दे चुके हैं, पर साहब के माथे पर बल नहीं है। अमेरिका नहीं है ना जी, ये समझिएगा। पहले ये भारत है, भारत में सब चलता है। यहाँ आप जो है दूसरी चीज़ दिखाइए आदमी को हटा, अरे क्या देख रहा है तू, तेरी मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, तेरे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, तेरे मोहल्ले में बिजली ठीक नहीं है। नहीं, ये देखो मोदी जी को देखो,
कैसे हाथ हिलाते हैं वो, डोनाल्ड ट्रंप के सामने कैसे खड़े होते हैं वो, ये देखो, इससे कोई मत भूल जाओ। एक बार एक स्टोरी करने में कॉलोनी में चला गया, मैंने सोचा कि बच्चों से स्टोरी करता हूँ, और वहाँ के बच्चों से मैंने पूछा कि बताइए आपकी क्या समस्या है, कि नहीं जी हम तो बहुत खुश हैं जी, भारत जो है बड़ा मजबूत हो गया, हमारे पास राफेल आ रहा है। अरे हमने कहा भैया तुम इस मोहल्ले की बात करो ना, क्या खेलने के लिए तुम्हारे पास मैदान है, क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल है? तो ये एक स्टाइल होता है, यहाँ से हटाइए वो दिखाइए, देखिए मत, ये अब बन गया है, ठीक है ना। तो गौमुख से गंगा सागर तक गंगा में गंदगी बढ़ती जा रही है और गंगा में जो प्रदूषण है उसके मामले में इजाफा होता जा रहा है। लगातार गंगा के अंदर बहुत सारे राज्यों में फैक्ट्रियों द्वारा कचरा छोड़ा जा रहा है, गंदगी छोड़ी जा रही है, जिससे गंगा जो है वो दूषित हो रही है। इस पर रोक लगाई जाए और ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। उस पर 4 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार, उत्तराखंड सरकार, यूपी सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, बंगाल सरकार समेत 8 राज्यों की सरकारों से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। अल्मोड़ा के रहने वाले यानी कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है शिव भट्ट, उनकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई। इनके पिटीशन में जो मुझे सबसे दिलचस्प चीज़ लगी वो ये, इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पे गंगा के अंदर गंदगी डाली जा रही है उन तमाम जगह की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और एक वेबसाइट बनाई जानी चाहिए, और वेबसाइट पर ये डाटा रोज़ाना अपडेट होना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि कल कितनी गंदगी डाली जा रही थी, आज क्या उस गंदगी में कोई सुधार हुआ है या और वो ज़्यादा बढ़ गई है। उस पर भी कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन 4 हफ्ते के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। सरकारों के अलावा इसमें जो जल आयोग है और तमाम जो चीज़ें बनी हुई हैं, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन सब को भी कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। कहाँ गया जी नमामि गंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए मुस्लिम वकील ने कोर्ट में जमा कराए 25 लाख रुपए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 25 लाख रुपए जमा कराए हैं वकील ने। ये वकील हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंदर के, नाम है इनका सगीर अहमद खान। मैंने आपके सामने पहले भी कई बुलेटिन में इनकी खबरों का जिक्र किया है। इन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा कि जो मजदूर बेजार हैं, परेशान हैं, अपने घरों तक नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे मजदूरों को खासकर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कुशीनगर और आसपास के कई ज़िलों के जो मजदूर हैं उन्हें उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए, इसके लिए वो भी कुछ मदद कर सकते हैं। तो कोर्ट ने पूछा जी आप क्या मदद करना चाहते हो? इन्होंने कहा साहब मैं 25 लाख रुपए दे सकता हूँ। कोर्ट ने कहा भाई हमें क्यों दे रहे हो, वहाँ के मुख्यमंत्री को दे दो, मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दो। प्रधानमंत्री ने तो नया फंड बना दिया पैसे जुटाने का, दें किसी को रहे नहीं, ले ज़रूर है तो उसमें जमा करा दो। इन्होंने कहा साहब मैं वहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ देने के बाद ये गारंटी नहीं है कि जो मेरा पैसा है, जिस सोच के साथ मैं दे रहा हूँ, ये उसी काम पे लगे। समझ रहे हैं ना, ये चाहते हैं मजदूर मुंबई से वहाँ पे आए, उस पर वो पैसा खर्च हो। पता चला पीएम केयर फंड में ले लिया, मुख्यमंत्री राहत कोष में ले लिया, लगा कहीं और दिया पैसे को। इनका कहना मेरा पैसा वहीं लगे, ये सिर्फ मैं चाहता हूँ। तो कोर्ट ने इनकी बात को मान लिया, इन्हें अनुमति दे दी। अब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसमें 25 लाख रुपये जमा करा देंगे और इस पैसे का इस्तेमाल जो मज़दूर हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ वही मज़दूर जो यूपी के हैं, और भी जगह के जो मज़दूर हैं उनको अपने घर तक पहुँचाने के लिए किया जाएगा। एडवोकेट सगीर अहमद खान के जज्बे को सलाम, जो लड़ाई भी लड़ रहे हैं इन मज़दूरों की और अपने घर में, कहते हैं ना अपना घर फूंक के उजाले देखे हैं हमने, लेकिन शर्म उनको नहीं आएगी मोहब्बत मीडिया वालों को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी सिपाही तनवीर अहमद खान को जमानत। आपको याद होगा एक सिपाही बाकायदा वर्दी में था जिसने आदित्यनाथ योगी के खिलाफ बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें मारने की बात कही थी। सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें उसने लिखी, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद वो जेल भेज दिया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी है। शर्त क्या लगाई है कि भैया 2 साल तक फेसबुक और कोई सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखोगे, कोई बात नहीं करोगे। पूरे दिलदार नगर और पूरे, इसने जो आगे लिखा था, पूरे कामसरोवर में नहीं हो रही है अजान, योगी को गोली मार दो, इस तरीके का इसने लिखा था, इस पे आरोप है। उसके बाद इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब इसको हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है, लेकिन बैन है कि साहब 2 साल तक सोशल मीडिया पे लिखेगा नहीं भाई कुछ भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
आरबीआई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से किया है जवाब तलब। किस मुद्दे पे जवाब तलब किया है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको पता है जब जो लॉकडाउन लागू हुआ तो उस दौरान सरकार ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए कहा भाई हम किस्त ना लेने देने के किसी से भी, तमाम बैंक वालों को बता देंगे कि लोग इब्जा कमा ना रहे उनसे किस्त ना लो, यानी कि ईएमआई ना लो। जो उन्होंने लोन पे कार ले रखी है, घर ले रखा है और तमाम चीज़ें हैं जो भी है, बिजनेस लोन है, तो उनसे ईएमआई ना लो, यानी कि किस्त ना लो। तो इसके बाद एक सवाल पैदा हुआ, जब ईएमआई नहीं है तो उसका ब्याज क्यों दिया जाए? भाई ईएमआई तो ले नहीं रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कौन है, क्या आपने कोई लोन ले रखा है? कि जी मैंने तो नहीं ले रखा है, जाओ अपने घर। फिर उसके बाद एक शख्स पहुंचे आगरा के जिनका नाम है गजेंद्र शर्मा। उन्होंने कहा साहब मैंने तो होम लोन ले रखा, मेरा बताओ क्या करोगे, मेरी तरफ से करो बात। तो कोर्ट ने आरबीआई को जो है इस पूरे मामले में तलब किया। आरबीआई के खबर मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ पहले कोर्ट बुलेटिन में। आरबीआई ने जाके कहा कि साहब हम तो नहीं भी छोड़ सकते ब्याज अपना, ये तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस पर अब वित्त मंत्रालय से जवाब तलब कर लिया है कोर्ट ने और पूछा है कि जब ईएमआई नहीं है तो ब्याज का क्या मतलब बनता है। बात तो बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ एक चीज़ मुझे लगता है आपके सामने रख दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। उसके जजमेंट जब मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ तो लगता है कि कुछ करती है। अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह, ये तीगड़ी जो है, इसके पास जो मुद्दे आते हैं आप देखिएगा, अखबार भी पढ़िएगा, गूगल भी कीजिएगा, बड़े ज़बरदस्त काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रही है। साफ इसने कहा है कि जब किस्त स्थगित कर दी गई तो ब्याज किस तरह से वसूला जा सकता है। अब वित्त मंत्रालय इसमें जवाब देगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काम नहीं तो वेतन नहीं पर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच कर रही थी। यहाँ बहुत सारी कंपनी वाले, बहुत सारी फैक्ट्री वाले, बहुत सारे मालिकान पहुंचे। उन्होंने कहा साहब कोर्ट सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कहा है कि हम खाली टाइम का भी वेतन दे रहे, नौकरी कराने के बाद तो पैसे देते नहीं, वो लोग घूमे रहे हैं मजदूरी करते हुए, उनका कई महीनों का पैसा बका, इतने भले तो हो नहीं, अपना ही तो भर रहे हो। सरकार से क्या फैसिलिटी नहीं लेते हो क्या? वो पब्लिक का पैसा नहीं होता क्या जिस नाम पे फैसिलिटी दी जाती है, ज़मीन लगाने को दी जाती है? तो वो तमाम चीज़ें कही। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछी अच्छा भाई सरकार ये बताओ तुमने जो आदेश जारी किया कि भाई बिना वेतन के ये लोग तनख्वाह दें तो आखिर किस आधार पे दें? सरकार सुप्रीम कोर्ट में बाद में गई, पहले अपने उस आदेश को वापस ले लिया। समझ रहे हैं? पहले अपने उस आदेश को वापस ले गए, उसके बाद गृह मंत्रालय ने अपना वो रिपोर्ट वहाँ पेश कर दी। अभी ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें सुनवाई आगे बढ़ती जा रही है। अब सुनवाई इसमें कंप्लीट हो चुकी है। तो काम नहीं तो वेतन नहीं पर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। कब फैसला सुनाया जाएगा अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। क्या आप बगैर मजदूरों के, कमेंट को देखिएगा, क्या आप बगैर मजदूरों के अपना उद्योग चला सकते हैं? कोर्ट ने कहा है ये जितने उद्यमी वहाँ पहुँचे हुए थे। लिहाजा ऐसे में आपको संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि मज़दूरों की बात हो, हम ऐसा भी नहीं करना चाहते कि सिर्फ जो है फैक्ट्री वालों की, प्रतिष्ठान वालों की, उद्यमियों की बात हो। बैलेंस होना चाहिए, लेकिन मज़दूरों पर फोकस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर जो ठेके पर काम करने वाले मज़दूर हैं उनके हितों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, समझा जा सकता है। जजमेंट भी काफ़ी अच्छा ही इस मामले में आएगा। और इस सरकार से अब सवाल कौन पूछे, क्योंकि ये तो फिर वही दिखा देगी। सैटेलाइट उठा दिया जी मोदी जी ने, देखो जी शी जिनपिंग को पीछे हटा दिया 2 किलोमीटर, कुछ और दिखाने लग जाएंगे ना, इसकी बात मत करिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मरकज़ में हुए प्रोग्राम की सीबीआई जांच कराने से गृह मंत्रालय ने यानी कि अमित शाह के मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। मामला क्या था वो थोड़ा आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर की एक एडवोकेट हैं, नाम है उनका सुप्रिया पंडित। मैंने आपके सामने पहले बुलेटिन में रखा है, अगर धाकड़ खबर के साथ आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी। उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा साहब इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर वहाँ पे इतने लोगों की भीड़ कैसे जुटने देगी? प्रशासन के लोग कितने जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार नहीं है? पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। गृह मंत्रालय ने बाकायदा हलफनामा दिया है। उसने कहा कि क्योंकि 31 मार्च को दर्ज एफआईआर के अनुसार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जांच चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और जांच में किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। और पहले जो वहाँ भीड़ जुटी थी उसमें भी कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। हमने 21 मार्च यानी कि गृह मंत्रालय कह रहा है हमने 21 मार्च को ही इन लोगों को, भैया 21 को क्यों करा? प्रोग्राम तो इनको 13, 14, 15 का था, पहले रोक देते। और 21 को किया था तो 22 को निकाल देते। इन्हें निकालने में 29 तारीख क्यों लगाई? ड्रामा क्रिएट करना था ना मीडिया के जरिए,
तमाम चीज़ें बताने के लिए। तो अपनी ही चीज़ों में यहाँ ये फंसेगा कोर्ट के अंदर, गृह मंत्रालय जो है। लेकिन इसने बेबाकायदा हलफनामा देके कहा कि हमने तो 21 मार्च को उन्हें कह दिया था, लेकिन उन लोगों ने लापरवाही बरती और वो यहाँ जुटे रहे और उनकी वजह से कोरोना फैला। जैसे आपने आदित्यनाथ योगी का इंटरव्यू देखा होगा, हिंदुस्तान अखबार में शशि शेखर ने किया है। उसमें वो कह रहे हैं जी, अगर हम कंट्रोल ना करते, जमात वालों को खिलाफ ऐसा डंडा ना बजाते, उठा के उनको अंदर ना ठोकते, तो ये तो पूरे देश में कोरोना फैला देते। यानी कि अभी भी मानसिकता वहीं बसी हुई है, दिमाग में वो तमाम चीज़ें बसी हुई हैं। तो ये पिटीशन का इन्होंने जवाब दिया है। अब इस पे अगली सुनवाई पे फिर बातचीत होगी, फिर इस पे चर्चा होगी, आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और साफ कह दिया कि ऐसी पिटीशन दाखिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। गृह मंत्रालय कह रहा है खारिज कर देनी चाहिए, हम सीबीआई जांच नहीं करें। क्यों जी, डर नहीं है तो सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रहे हो? करा दो ना सीबीआई जांच। आज तक किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक अरविंद केजरीवाल ने भी अपने किसी एसडीएम या डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर वो लोग जो जुट कैसे गए? भाई बिजली चोरी अगर हो रही है तो मुकदमा आप पीड़ित के खिलाफ तो लिखते हो जी बिजली चोरी है, लेकिन वहाँ का जो चाहिए, वहाँ का जो लाइनमैन है उस इलाके का, वो कैसे होने दे रहा बिजली चोरी? ड्यूटी नहीं है उसकी, तनख्वाह ले रहा है मोटी मोटी, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। इलाके में स्नैक बिक रही है, थानेदार मजे कर रहा है। तो भैया थानेदार पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, थानेदार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सोचिएगा कभी इस बारे में। अब इसमें अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की गई है। हमारे सामने जब ये मामला आएगा, ये मामला काफ़ी गंभीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने इनकार किया है। लगता है गृह मंत्रालय को भी पता है सीबीआई जांच की तो अपनी ही शायद पोल पट्टी खुलकर हाथ में आ जाएगी और दुनिया के सामने फिर एक बार बेगरती बेहयाई के साथ नंगे हो जाएंगे। लेकिन कहावत हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है कि नक्टे की नाक कटी, 4 बिलान दौड़ बड़ी, अब घटती नहीं है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।